हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10th के बायोलॉजी को पढ़ रहे हैं और इसमें आपको यूनिट फर्स्ट का ए पढ़ाया जा रहा है और ये है पोषण यानी न्यूट्रिशन। और इसमें पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं दैट पोषण क्या होता है और फिर ये दो प्रकार का होता है, स्वपोषण और परपोषण। और फिर हम लोग समझे थे कि परपोषण भी 3 प्रकार का होता है, जिसमें मृतजीवी, परजीवी और विषमपोषी पोषण। इन सब के बारे में हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं और इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं पौधों में पोषण कैसे होता है उसके बारे में। तो इसके पहले हम आपको बता दें कि जब हम शुरुआती चैप्टर में पढ़े थे जैव प्रक्रम के बारे में, तो यहाँ यानी लाइफ प्रोसेस के बारे में जब पढ़े थे तो हम आपको बताए थे कि यहाँ पे 4 प्रक्रियाओं को सिस्टमैटिक हमें पढ़ना है। कौन कौन? पोषण, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे श्वसन, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परिवहन और फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे उत्सर्जन। ये 4 चैप्टर जो है हमें बारी बारी से पढ़ना है। अब देखिए, यहाँ सबसे पहले जब भी चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, जैसे पोषण हम लोग स्टार्ट किए तो सबसे पहले वीडियो में हम आपको बताएं पोषण क्या होता है, इससे संबंधित बेसिक बातों को। ठीक वैसे इन सारे चैप्टर्स में पहले वीडियो में हम सेम चीज बताएंगे और फिर इसके बाद इस चारों में आपको पहले पढ़ाया जाएगा कि पौधों में कैसे होता है। जैसे हम इसमें आज बताने वाले हैं पौधों में पोषण कैसे होता है। हम लोग श्वसन में भी पहले पढ़ेंगे कि पौधों में श्वसन कैसे होता है, पौधों में परिवहन कैसे होता है और फिर पौधों में उत्सर्जन कैसे होता है। और उसके बाद हम लोग आएंगे कि जंतुओं में पोषण और जंतुओं में श्वसन वगैरह कैसे होता है। और जंतुओं को भी हम 2 भाग में क्लासिफाई करेंगे, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। तो दोनों अलग अलग पढ़ना है दैट एक कोशिकीय जीव में कैसे पोषण होता है और बहुकोशिकीय जीव में कैसे पोषण होता है। तो आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पौधों में पोषण के बारे में। पौधों में पोषण किस प्रकार होता है, इसी टॉपिक पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे पूरे वीडियो में। यानी ये इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब देखिए, आज के वीडियो में हम आपको इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं और अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे एक कोशिकीय जीव में पोषण कैसे होता है और उसके बाद वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुकोशिकीय जीव में यानी सामान्यतः मनुष्य में पोषण कैसे होता है और तब जाकर यह चैप्टर जो है फिनिश होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम पादप में यानी पौधों में पोषण की चर्चा कर रहे हैं और यहाँ आपको बता दें कि पौधों में पोषण के लिए जो विधि अपनाई जाती है उसे स्वपोषण कहा जाता है यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे स्वपोषण के बारे में कि ये क्या होता है, लेकिन फिर भी यहाँ हम एक बार फिर से आपको समझाएंगे। तो देखिए, पोषण की वैसी विधि जिसके अंतर्गत सजीव अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं से करते हैं, किसी दूसरे जीव जंतु पे या किसी दूसरे सजीव पदार्थ पे निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होती है। तो फिर वैसी विधि को हम स्वपोषण यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और जनरली जितने भी हरे पौधे हैं, सभी हरे पौधे जो हैं ये स्वपोषी होते हैं। और यहाँ पे देखिए, एक और चीज आपको सीखना है, केवल कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसकी पत्तियां हरी भरी होती है, हरी हरी होती है, लेकिन कुछ ऐसे पौधे भी जनरली जो फ्लावर्स वगैरह होते हैं, कुछ फूल वगैरह की पौधे आप देखे होंगे जिसकी पत्तियां जो है लाल कलर की होती है। कुछ ऐसी पेड़ पौधे भी आप देखे होंगे। तो ऐसा नहीं है कि वो लाल कलर का है तो उसमें क्लोरोफिल नहीं होगा या वो अपना भोजन खुद से नहीं बनाएगा वो भी, बस पौधा सूखना नहीं चाहिए। सूखा हुआ नहीं है। हरा पौधा कहने का मतलब उसका कलर हरा नहीं, बल्कि हरा भरा पौधा कहने का मतलब वैसा पौधा जो जीवित है, जो सूखा हुआ नहीं है। वैसे पौधे अपने भोजन का संश्लेषण खुद से कर लेते हैं और यही कारण है कि सभी हरे पौधे को स्वपोषी कहा जाता है यानी ऑटोट्रॉफी सभी हरे पौधे जो है कहलाते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हम आपको बता दें कि हरे पौधे जो हैं अपना भोजन बनाने के लिए, अपना खाना बनाने के लिए एक प्रक्रिया करते हैं जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण। यानी हरे पौधे जो हैं ये अपने भोजन के संश्लेषण के लिए प्रकाश संश्लेषण नामक क्रिया को संपादित करते हैं। और यह जो प्रक्रिया है इसको इंग्लिश में कहा जाता है फोटोसिंथेसिस।
और देखिए ये कैसी प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के माध्यम से किस प्रकार पौधे अपना भोजन बनाते हैं, इसको हम समझाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज कि प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पौधे 4 प्रमुख पदार्थों का यूज करके और अपना भोजन बनाते हैं। और इसमें सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये है सूर्य का प्रकाश, यानी सूर्य का प्रकाश यूज किया जाता है। साथ ही साथ सेकंड देखा जाए तो यहाँ क्लोरोफिल भी यूज होता है। क्लोरोफिल जिसे पर्णहरित के नाम से भी जाना जाता है या हरित लवक भी इसको कहा जाता है। और आगे चले तो तीसरा जो है हमारा यहाँ पे ये है जल और फिर कार्बन डाइऑक्साइड। ये 4 पदार्थों का यूज होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, और ये चारों पदार्थ मिलकर और फिर कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज का निर्माण करते हैं जो पौधे के भोजन के रूप में होता है। तो सबसे पहले रिएक्शन कैसे होता है, अभिक्रिया कैसे होती है भोजन बनाने में, उसको हम एक समीकरण के माध्यम से बताते हैं और उसी समीकरण के बेस पे हम इसको डिफाइन भी कर लेंगे ताकि आपको रटना नहीं पड़े। तो देखिए अभी बताएं कि ये 4 पदार्थों की आवश्यकता होती है और इसमें जल और कार्बन डाइऑक्साइड यही 2 जो है ये आपस में रिएक्शन करते हैं, आपस में मिलते हैं। तो देखिए होता क्या है 6CO2 + 6H2O। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड का 6 अणु और जल का भी 6 अणु ये मिलकर और फिर C6H12O6 ये रहा ग्लूकोज का सूत्र। ये अलग से कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है ऑब्जेक्टिव में, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आपको याद रखना है C6H12O6 यही ग्लूकोज है जिसको कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है और यही ग्लूकोज पौधों का भोजन होता है। और साथ ही साथ यहाँ पे 6O2 यानी यहाँ ऑक्सीजन का भी निर्माण होता है। तो आपको बता दें कि कार्बन डाइऑक्साइड का 6 अणु, जल का 6 अणु मिलकर ग्लूकोज के 1 अणु का निर्माण करता है और ऑक्सीजन के 6 अणु का निर्माण करता है। लेकिन ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल ये दोनों आपस में रिएक्शन तभी करते हैं जब 2 पदार्थ की उपस्थिति हो। सबसे पहली चीज कि सूर्य का प्रकाश होना चाहिए और साथ ही साथ यहाँ क्लोरोफिल, पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल की उपस्थिति भी होना चाहिए, तब जाकर ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण हो पाता है। तो देखिए इसी समीकरण के बेस पे हम डिफाइन करेंगे। हम कैसे परिभाषित करेंगे कि हरे पौधे क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और जड़ से जल ग्रहण करके, आपको बता दें कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये पौधे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है पर्याप्त मात्रा जिसका यूज पौधे कर सकते हैं। और ये भी आप जान लीजिए कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03% की मात्रा में उपलब्ध है और ये पौधों के लिए इनफ है, पौधों के लिए पर्याप्त है। और देखें तो पौधे जो हैं अपने जड़ से जल को प्राप्त करते हैं। हम देखे होंगे, आप लोग देखे होंगे कि पौधों में मूल रोम होता है, पौधों के जड़ के नीचे, जैसे ये पौधों का जड़ हुआ तो जड़ में ऐसे पतली पतली धागा के जैसी रचनाएं जो है निकली हुई रहती है, इसी को मूल रोम कहते हैं। और मिट्टी से अंदर से, मिट्टी में गहराई में ये काफी अंदर तक गया हुआ रहता है और अंदर से ये मूल रोम जो है जल को ऑब्जर्व करता है और फिर ये जड़ के माध्यम से जल जो है पौधों में पहुंचता है और ये जब पौधों की पत्तियों तक पहुंचता है, साथ ही साथ पत्तियों में एक छिद्र होता है जिसको हम रंध्र के नाम से जानते हैं और उसी छिद्र के माध्यम से पेड़ पौधों की पत्तियां जो है वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती है। तो ये जल और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों आपस में मिलकर सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, यानी ये जब प्रेजेंट रहेगा तभी ये रिएक्शन संभव है, मिलकर और ग्लूकोज का निर्माण करते हैं तथा साथ ही साथ ऑक्सीजन का भी निर्माण होता है। उपोत्पाद के रूप में
ऑक्सीजन का भी निर्माण होता है। इसी प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानते हैं। तो देखिए इसको एक बार हम टेक्निकली डिफाइन कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा किस प्रकार हम परिभाषित किए। तो हम कह सकते हैं कि सभी हरे पौधे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल के उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और जड़ से जल ग्रहण करके ग्लूकोज का निर्माण करते हैं तथा साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस भी मुक्त करते हैं। तो फिर ऐसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण के नाम से जाना जाता है। क्लियर हुआ ये चीज? अब देखिए आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि पौधों में स्वपोषण के लिए कौन कौन से तत्वों की आवश्यकता होती है, या पूछ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन से मतलब कच्ची सामग्रियां हैं जो आवश्यक होती है। तो सबसे पहली चीज की आपको जानना है प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। तो ये आपको डेफिनेशन बता दिए। फिर आपसे पूछा जाता है प्रकाश संश्लेषण के लिए जो रासायनिक समीकरण है उसे लिखे, तो ये रासायनिक समीकरण हो गया। फिर पूछा जाएगा प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन से पदार्थ आवश्यक है, तो हम लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित 4 पदार्थों की आवश्यकता है। ये पूछ सकता है कि पौधे जो हैं ये चारों पदार्थ को कहां से प्राप्त करते हैं, तो हमें पता है सूर्य के प्रकाश तो सूर्य से ही मिलेगा। क्लोरोफिल ये पौधों की पत्तियों में ही पाई जाती है। जल तो ये जड़ से यानी मिट्टी से ऑब्जॉर्ब करती है पौधे। कार्बन डाइऑक्साइड ये वायुमंडल से मिल जाता है। और फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है लॉन्ग टाइप में कि ये चारों पदार्थ की आवश्यकता पौधों को क्यों होती है और प्रकाश संश्लेषण में चारों का क्या कार्य है। तो आइए इस चीज को भी समझते हैं और यहां थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता होगी। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सूर्य के प्रकाश की ही कि इसका क्या योगदान है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। तो देखिए यहाँ सूर्य की प्रकाश में सौर ऊर्जा होती है, पर्याप्त मात्रा में यहाँ सौर ऊर्जा होती है। लेकिन ये जो ग्लूकोज है इस ग्लूकोज में सौर ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी सूर्य के प्रकाश की जरूरत पड़ती है। बिकॉज सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही ये दोनों एक दूसरे से रिएक्शन कर पाते हैं। अगर सूर्य की प्रकाश उपस्थित नहीं हो तो ये दोनों रिएक्शन नहीं करेंगे और फिर ये ग्लूकोज का निर्माण नहीं हो पाएगा। तो सूर्य की प्रकाश इसलिए आवश्यक है ताकि इसी के उपस्थिति में ये दोनों पदार्थ जो है एक दूसरे से रिएक्शन कर पाते हैं। और आगे और हम बढ़ते हैं, इसमें सूर्य के प्रकाश में जो सौर ऊर्जा होता है यही सौर ऊर्जा आगे चलकर रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है और यह रासायनिक ऊर्जा जो है ग्लूकोज में समावेशित होता है। ये जो ग्लूकोज है C6H12O6 ग्लूकोज, इसी ग्लूकोज में यह रासायनिक ऊर्जा जो है समावेशित हो जाता है, यानी इसी में समा जाता है। और जब यह समावेशित होता है रासायनिक ऊर्जा ग्लूकोज में तो इससे प्लांट्स को पौधों को काफ़ी अधिक मात्रा में इसको ग्रहण करने से एनर्जी प्राप्त होती है। तो इसलिए सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता मतलब निश्चित रूप से है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। दूसरी चीज़ अगर देखा जाए तो यहाँ आवश्यक है आपको क्लोरोफिल भी, जिसको क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है या हरित लवक वगैरह भी हम इसको कहते हैं। तो देखिए क्लोरोफिल जो है ये पौधों के पत्तियों में पाया जाता है, पत्तियों में उपस्थित होता है और जनरली क्लोरोफिल के उपस्थिति के कारण ही पत्तियों का रंग हरा भरा होता है। और ये क्लोरोफिल का रंग भी किस कलर का होता है? हरे रंग का होता है। और ये चूंकि पौधों के पत्तियों में पाया जाता है इसलिए पत्तियों का रंग भी हरा होता है। अब देखिए यहाँ पे क्लोरोफिल का क्या काम है, तो क्लोरोफिल ही एक ऐसा अंग है जो प्रकाश की सूर्य के प्रकाश को ऑब्जॉर्व करता है। आपको हम अभी बताएं कि सूर्य की प्रकाश कितना अधिक आवश्यक है, जरूरत है इसकी, ये चाहिए पौधों के लिए। तो फिर ये इसको पौधों में कौन अवशोषित करेगा, इसको कौन लेगा, कौन सा अंग है जो इसको सूर्य की प्रकाश को ऑब्जॉर्व करता है? तो देखिए यही क्लोरोफिल है जो प्रकाश की जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, यानी उसको ऑब्जॉर्व करता है। और इसलिए ये क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषी अंगक भी कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है,
प्रकाश संश्लेषी अंगक क्लोरोफिल को ही कहा जाता है। और ये न ही केवल प्रकाश को अवशोषित करता है बल्कि प्रकाश को अवशोषित करके और सूर्य के प्रकाश में जो सौर ऊर्जा है उस सौर ऊर्जा को क्लोरोफिल ही रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है और सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करके उसे ग्लूकोज में समावेशित करता है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि क्लोरोफिल का भी होना काफी आवश्यक है। अब इसके बाद और आगे चले और हम बात करते हैं यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की और फिर जल की कि इसकी आवश्यकता क्यों है। तो देखिए, अगर बात करें हम कार्बन डाइऑक्साइड की, तो सबसे पहले हम आपको बताएं कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड जो है रंध्रों के माध्यम से, यानी पौधों के पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, अत्यंत सूक्ष्म छिद्र। और ये इतने छोटे छिद्र होते हैं दैट इसको हम अपनी खुली आंखों से देख नहीं सकते हैं। जैसे हम कोई पेड़ का पत्ती लिए और उसको देखेंगे तो जनरली उसमें हमें छिद्र नहीं दिखेगा, लेकिन अगर उसको माइक्रोस्कोप वगैरह की सहायता से देखें तो उसमें छोटी छोटी छिद्र हमें दिखाई देगा। और इन्हीं छिद्रों को क्या कहते हैं, इन्हीं छिद्रों को रंध्र कहा जाता है, इसको स्टोमाटा इंग्लिश में बोला जाता है। और इसी छिद्र के, इसी रंध्र के माध्यम से पौधे जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड को रंध्र के माध्यम से ही ऑब्जर्व करते हैं, अवशोषित करते हैं। और फिर यही कार्बन डाइऑक्साइड जो है आगे चलकर जल से रिएक्शन करता है और ये जल जो मिट्टी से प्राप्त होता है मूल रोमों के द्वारा, यानी हम कह सकते हैं कि जड़ के द्वारा जो मिट्टी से ऑब्जर्व किया जाता है जल को, यही कार्बन डाइऑक्साइड और जल ये दोनों मिलकर और फिर करते क्या हैं कि ग्लूकोज का निर्माण करने में सफल होते हैं। इसी दोनों से ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो इस प्रकार हम समझ लिए कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रोसेस है, जिसको हम स्वपोषण भी कह सकते हैं, इसमें आवश्यक ये 4 पदार्थ है और चारों पदार्थ पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं, साथ ही साथ इसकी आवश्यकता क्यों है, इन सारी चीजों को हम समझे। अगर अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर अगर हम इसको नोट करना चाहें, इसको लिखना चाहें तो हम किस प्रकार लिखेंगे। देखिए कैसे लिखेंगे, पौधों में पोषण है, न्यूट्रिशन इन प्लांट, यानी पौधों में पोषण के लिए स्वपोषण विधि को अपनाई जाती है, ये हम समझाएं। और स्वपोषण यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, तो फिर पोषण की वह विधि जिसमें सजीव अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर न रहकर स्वयं भोजन संश्लेषित करते हैं, तो फिर ऐसी विधि को स्वपोषण कहा जाता है। और सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। फिर इसके बाद लिखे हैं कि पौधे प्रकाश संश्लेषण नामक क्रिया के फलस्वरूप अपने भोजन का निर्माण करते हैं। अब बात करते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या है, यानी फोटोसिंथेसिस। तो देखिए, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश, पहली पदार्थ क्लोरोफिल के उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जड़ द्वारा मिट्टी से जल ग्रहण करके अपने भोजन के रूप में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, तो उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। और इसे हम निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त कर सकते हैं, जैसे 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2 और इसके पहले 6 लगा है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु है। देखिए यहाँ पे नीचे की ओर जो लिखा गया रहता है राइट साइड में, उसको नंबर में, उसको हम कहते हैं नंबर ऑफ एटम्स, परमाणुओं की संख्या। और ये जो है जो मल्टीपल के रूप में होता है, पहले ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, यानी अणुओं की संख्या। तो कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु, फिर जल H2O जल है, यानी जल के भी 6 अणु जब आपस में रिएक्शन करते हैं इस दोनों की उपस्थिति में। देखिए कोई भी रिएक्शन जब हम लोग करते हैं जिस पदार्थ की उपस्थिति में होती है उसको ये जो एरो मार्क हम लिखते हैं ना, इस उसके ऊपर और उसके नीचे डिनोट कर देते हैं। और ये दोनों जब रिएक्ट किए तो फिर इसका निर्माण हुआ C6H12O6 जो ग्लूकोज है, और फिर 6O2 यानी ऑक्सीजन। अब देखिए यहाँ से आपको ये भी क्वेश्चन पूछता है ग्लूकोज के बारे में कि ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात कितना होता है। तो कार्बन है 6, हाइड्रोजन है 12 और ऑक्सीजन है 6। अनुपात पूछ रहा है तो 6 एकम 6, 6 दूना 12 और 6 एकम 6, यानी 1:2:1। तो इसको भी आपको याद रखना है। अब और आगे चलते हैं
और अब समझते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन कच्चे सामग्रियों की आवश्यकता और वो कहां से प्राप्त होगा। अब और आगे चल के और हम आपको समझाते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन सी कच्ची सामग्रियां चाहिए और उसकी पूर्ति जो है पौधे कहां से कर पाते हैं। देखिए, स्वपोषण के लिए अर्थात प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित 4 प्रमुख तत्वों की आवश्यकता होती है। सबसे पहला सूर्य के प्रकाश की, और ये प्राप्त कहां से होता है, सूर्य से। दूसरा क्लोरोफिल यानी हरित लवक की, और ये पौधों की पत्तियों में ही उपस्थित रहता है। तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड की, जो वायुमंडल से प्राप्त होता है। और चौथा जल की, जो मिट्टी से प्राप्त होता है, जड़ के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है। अब आइए हम आपको ये लिख के बताते हैं कि इस चारों तत्वों की आवश्यकता क्यों होती है, इस चारों का क्या कार्य है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में। तो देखिए इसको भी, तो देखिए यहां हम बात करते हैं पहला सूर्य के प्रकाश की। तो यहां लिखा गया है कि सूर्य के रोशनी में ही पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर पाते हैं, अंधेरे में नहीं। अंधेरे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव नहीं है। सूर्य के प्रकाश में उपस्थित सौर ऊर्जा को पौधे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं और पुनः उसे ग्लूकोज के अणुओं में समावेशित करते हैं। अब बात करते हैं क्लोरोफिल का। तो देखिए, क्लोरोफिल के अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण संभव ही नहीं है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषी अंगक भी कहा जाता है। और चूंकि क्लोरोफिल ही सौर ऊर्जा को सूर्य के प्रकाश से अवशोषित करते हैं, यानी क्लोरोफिल जो पत्तियों में पाया जाता है यही क्या करता है, सौर ऊर्जा को सूर्य के प्रकाश से अवशोषित करता है और उसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। तो देखिए, वायुमंडल में CO2 जो है पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, और हम बताए थे कि ये 0.03% वायुमंडल में उपस्थित है, जिसे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए ऑब्जर्व करते हैं। और ये CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड ही वह वास्तविक अणु है जिससे ग्लूकोज का निर्माण होता है, यानी CO2 से ही ग्लूकोज बनता है। अब इसके बाद जल की बात करते हैं। देखिए, पौधे मूल रोमों द्वारा, यानी पौधों के जड़ में जो मूल रोम निकले हुए होते हैं उसके द्वारा जल को शोषित करते हैं, और जल के अणुओं के विघटन के फलस्वरूप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, बिकॉज जल ऐसे H2 जल का सूत्र होता है, तो जब इसका विखंडन होता है, विघटन होता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाता है। तो फिर यह हाइड्रोजन CO2 के साथ मिलकर ग्लूकोज का निर्माण कर लेता है, और फिर ऑक्सीजन गैस जो है लास्ट में मुक्त हो जाता है, और वहीं पौधे बाहरी वातावरण में उसे छोड़ देते हैं, जो हमारे लिए, जो पृथ्वी पर उपस्थित जीवधारियों के लिए आवश्यक होता है। तो देखिए, आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देंगे। आज के वीडियो में हम आपको बताएं कि पौधों में पोषण कैसे होता है, और अगले वीडियो में हम जंतुओं में पोषण को समझेंगे। तो जंतुएं भी 2 प्रकार की होती है, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। तो अगले वीडियो में हम एक कोशिकीय जीवों में पोषण को समझेंगे, जिसमें स्पेशली बताया जाएगा अमीबा में किस प्रकार पोषण की क्रिया संपन्न होती है।